हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया फर्स्ट टर्म एग्जाम 2021-2022 ये आप लोगों का सेशन क्लास 11 इंग्लिश स्कोर का मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन है आपका 1 आवर 30 मिनट्स यानी 1.5 घंटा। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं सेम है आप लोगों के, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 40 क्वेश्चंस हैं टोटल क्वेश्चंस और सबके एक एक मार्क्स हैं। और चारों ऑप्शंस में से एक आप लोगों को सेलेक्ट करना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का नहीं है, यानी गलत आंसर होगा तो सिर्फ नंबर कटेंगे। ओके। सो लर्नर्स, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि है यूजुअली, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद फिर हमें आंसर्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में भी लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग पैसेज को भी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बोल रहा है, जापान वॉज डिफीटेड। ठीक है, जापान की हार हुई थी। ठीक है, याद कीजिए उसमें जो है आपका परमाणु बम वगैरह गिराया गया था, जिसकी वजह से जापान को हार माननी पड़ी। हर इकोनॉमी वॉज इन रियून्स, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था, रियून मैंने होता है बर्बाद होना, बर्बाद हो गई। विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हर फैक्ट्रीज एंड अ क्वार्टर ऑफ हर हाउसिंग डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग। इससे सबसे ज़्यादा असर क्या हुआ? उनके जो फैक्ट्रीज वगैरह थी या जो क्वार्टर्स वगैरह थे, ये सारे बर्बाद हो गए बॉम्बार्डिंग वगैरह में। बम विस्फोट जो हुआ, इसमें सारा कुछ खत्म हो गया। ओके। अगेन अंटिल 1952 सी वॉज ऑक्यूपाइड बाई एलाइड ट्रूप। ठीक है, उसका 1952 में जब तक कि वो एलाइड ट्रूप्स के द्वारा नहीं ऑक्यूपाइड कर लिया गया, हासिल कर लिया गया, मोस्टली अमेरिकन अंडर द कमांड ऑफ जनरल मैक अर्थर। तो उस समय ज़्यादातर अमेरिकन जो थे वो किसके कमांड में थे, किसके अंडर में थे? जनरल मैक अर्थर के। फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, और प्रथम 3 वर्षों में क्या होता है? द अमेरिकन्स एम्ड एट मेकिंग श्योर दैट जापान कुड नेवर स्टार्ट ए वार। अमेरिका इस बात पर निश्चित था, इस बात की वो मतलब सोच रहा था कि जापान जो है वो 3 साल तक और युद्ध शुरू नहीं करेगा। सी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम हैविंग आर्म्ड फोर्सेज एंड वॉज गिवन ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस प्रकार से वो क्या करेगा? आर्म्ड फोर्सेज को छोड़ देगा और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रजातंत्र की ओर जो है वो अग्रसर होगा। ठीक है, ऐसी थिंकिंग थी। फिर क्या बोलता है? अमेरिकन्स डिड नॉट एट दिस स्टेज सीन कंसर्न अबाउट रिस्टोरिंग द जापानीज इकोनॉमी, बट ड्यूरिंग 1948 द अमेरिकन एटीट्यूड ग्रेजुअली चेंज एज द कोल्ड वॉर डेवलप्ड। ठीक है, और ऐसा अमेरिका नहीं सोच रहा था कि इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो जापान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। लेकिन फिर क्या होता है? 1948 के आसपास जो है अमेरिकन वो अपने एटीट्यूड को, अपने लक्षण को चेंज कर लेते हैं, अपने रवैये को, क्योंकि उस समय तक कोल्ड वार जो है वो डेवलप्ड हो गया होगा था। शीत युद्ध, कोल्ड वार मीन्स होता है शीत युद्ध। अगेन यूरोप एंड community crumbled in China, they felt a strong need for an ally in Southeast Asia and began to encourage जापानीज इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, और इस प्रकार से जो है यूरोपियन जो कंट्रीज वगैरह हैं और ये लोग क्या करने लगे कि एलाई इन साउथ ईस्ट एशिया, एक गठबंधन हो साउथ ईस्ट एशिया में, और जो वो ये इनक्रेज करे, क्या चीज़ को इनक्रेज करे? जापानीज इकोनॉमिक रिकवरी को, क्योंकि उसके अर्थव्यवस्था को काफ़ी ठेस पहुंची थी। एंड फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली, और 1950 के आसपास क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जो जापानीज इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होने लगे। ओके। एंड बाई 1953 प्रोडक्शन हैड रिच्ड ए हाई लेवल, और इसी प्रकार से चलते गया और 1953 में प्रोडक्शन बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकन ऑक्युपाइंग फोर्सेस वेर विथड्रॉल इन अप्रैल 1952, और अमेरिका के द्वारा जिन फोर्सेस को हासिल किया गया था वो लोगों को हटा दिया गया 1952 तक। दो सम ट्रूप्स रिमेंड फॉर डिफेंस पर्पस, लेकिन फिर भी कुछ टुकड़ियों को, ट्रूप्स को वहाँ रहने दिया गया, क्योंकि रक्षात्मक रवैये के चलते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पूरी सैनिकों को हटाना वो उचित नहीं था। जापान्स रैपिड रिकवरी वॉज पॉसिबल बिकॉज अमेरिकन्स गिव देम वाइटल हेल्प। ये देखिए इंपॉर्टेंट, जापान की जो रिकवरी वो पॉसिबल हो पाई, यानी वो अपनी समस्या से जल्दी उबर कर आ गया, इसका सबसे बड़ा रीज़न था अमेरिका ने उसकी वाइटल हेल्प की, बहुत ज़्यादा मदद की। जापानीज गुड्स वेर अलाउड इनटू अमेरिकन मार्केट्स, जापानीज गुड्स को अलाउ किया अमेरिकी मार्केट में ऑन फेवरेबल टर्म्स। ठीक है, और मतलब बहुत अच्छे टर्म्स कंडीशन के साथ। एंड द यूएसए सप्लाइड एड एंड इक्विपमेंट, वो अपने मार्केट में तो उन लोगों के संसाधनों को बेचता ही था, साथ ही क्या करता था वो उनके लिए एड और इक्विपमेंट्स, मैंने सहायता के रूप में भी बहुत सारे उपकरण, औजार वगैरह भी सप्लाई करता था।
एंड इकोनॉमिकली हेल्थ जापान मीट ए बफर अगेंस्ट कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया. The Korean War brought orders for military equipment and supplies, and American firms began to cooperate with the Japanese of the development of new industries. और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे जितने भी अमेरिकन फर्म्स संस्थान जो थे ये जापानीज डेवलपमेंट जापानीज के जो इंडस्ट्रीज थी ये लोगों के डेवलपमेंट में जो है वो अपना सहयोग करने लगे. ठीक है. फिर क्या बोलता है, द अलायंस विद द यूएसए प्रोटेक्टेड जापान एंड शी वॉज एबल टू इन्वेस्ट मनी इन इंडस्ट्री इंस्टीड ऑफ डिफेंस. ठीक है. और ये जो गठबंधन बना इससे क्या हुआ, यूएसए जो है वो प्रोटेक्शन देने लगा जापान को, जिसके चलते वो क्या करने लगा, जापान जो है वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करने लगा. कहाँ इन्वेस्ट करने लगा, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगा. ठीक है. इंस्टीड ऑफ डिफेंस, ये देखिएगा सोचने वाली बात है. इंस्टीड ऑफ डिफेंस कहने का मतलब डिफेंस के बजाय वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने लगा. ओके. आगे हम लोग बढ़ते हैं. जापान्स फार्मर्स बेनिफिटेड बाय द रिफॉर्म्स, और ये जो संशोधन सुधार वगैरह हुए इससे जापानीज जो फार्मर्स थे इन लोगों को भी फायदा हुआ. कैरिड आउट बाय द अमेरिकन, शी ऑल्सो हैड ए सीरीज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट्स, और इसके बाद जो सरकार हुई सरकार भी स्थिर रहने लगी. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, क्योंकि बार बार सरकारें चेंज होती हैं, गिरती है, बनती है, तो इससे बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान भी पहुंचता है. विच implemented the suggested reforms effectively. Given all these advantages, it is not very surprising that Japan took giant strides in her economic progress. और इन सारी चीज़ों को गतिविधियों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि जापान जो है अब वो अपनी इकोनॉमिक गतिविधि में बहुत हद तक आगे बढ़ गया, बहुत रिकवरी किया, और आज देखिएगा स्टेबल खड़ा है. हो सके यदि इस तरह से अमेरिका के द्वारा ये जो अलायंस नहीं बनता, वो जापान को सपोर्ट नहीं करता, तो हो सके आज जापान की स्थिति कुछ और रहती. तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. हाउ वाज जापान्स इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, जापान की इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉयड हो गई. नेचुरल कैलामिटी, जो प्राकृतिक आपदा होती है, बॉम्बिंग या फ्लड, बाढ़, या फिर आर्म्ड फोर्सेस. तो साफ है, पैराग्राफ में हमें पहले ही बता दिया गया, दैट इज बॉम्बिंग. ठीक है. बॉम्बार्डिंग हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसी में. क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान, किस कंट्री ने जापान को सिक्योरिटी दी. इंडिया, जापान, यूएसए, मैक अर्थर. ठीक है. तो राइट आंसर क्या होगा, किसने दिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान, किस साल से जापान में इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुए. तो पैराग्राफ में हमने देखा था कब से वो हुआ, फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप्ड, देखिए बोल रहा है. ठीक है. तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा मेरा, 1950, यानी पहला ही आंसर मेरा करेक्ट है. 51, 52, 53 नहीं होगा. राइट आंसर क्या हो गया, 1950. क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोकन इनटू पीसेस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है. ब्रोकन इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में बंटना, टुकड़ों में टूटना. डेवलप, विकास करना. बिल्ड, बनाना. इम्प्रूव करना. नहीं, राइट आंसर क्रम्बल्ड. क्रम्बल्ड माने होता है पीसेस. ठीक है. टुकड़ों में बंटना को हम लोग क्रम्बल्ड बोलते हैं. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, द अमेरिकन गेव जापान, अमेरिका जापान को दिया मिग्री हेल्प, नो वाइटल, लेस. लेस माने कम, मिग्री माने भी कम, नो नहीं दिया. ठीक है. तो राइट आंसर क्या हो गया, जापान जो है अमेरिका वो वाइटल हेल्प प्रदान किया, यानी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सेवाएं प्रदान किया, हेल्प प्रदान किया. क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वो कहाँ सबसे अधिक किया जो उसके फेवर में था और वो विकसित किया. डिफेंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, या फार्मिंग के क्षेत्र में. तो राइट आंसर हमने देखा, अंडरलाइन भी किया था, उसने इंडस्ट्री में किया था, किसके बजाय, डिफेंस के बजाय, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. इन नोट मेकिंग, अब देखिए यहाँ पर पैसेज का खत्म हो गया, अब हम लोग के यहाँ राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड जो है आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो रहे हैं. ठीक है. राइटिंग सेक्शन से. इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, अवॉइड मैंने क्या, मैंने छोड़ना, नज़रअंदाज करना. नोट मेकिंग में हम लोग क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं लिखते हैं. ठीक है. तो पहला ऑप्शन है मेरा, देखिए क्या बोल रहा है, लॉन्ग सेंटेंस, टाइटल, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, पॉइंट्स भी यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन, टाइटल्स भी यूज़ करते हैं. ठीक है. वी अवॉइड, तो हमें अवॉइड करने बोल रहा है, मतलब छोड़ने बोल रहा है. ठीक है. क्या नहीं करना चाहिए नोट में. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉन्ग सेंटेंस. नोट मेकिंग जब भी हम लोग करते हैं तो लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं. ठीक है. हम लोग क्या शॉर्ट एब्रीविएशंस वगैरह का यूज़ करते हैं और टू द पॉइंट लिखते हैं. ठीक है. छोटे छोटे वर्ड्स वगैरह में इस प्रकार से. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, अभी हमने बात की एब्रीविएशंस का फ्रीली यूज़ किया जाता है नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में, या आर्टिकल राइटिंग में.
तो एब्रिविएशन का हम लोग फ्रीली यूज़ करते हैं नोट मेकिंग के दौरान, ठीक है। जब भी हम लोग नोट मेकिंग बनाते हैं तो उसमें एब्रिविएशंस, ठीक है। सपोज जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स कहना हुआ तो हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स के बदले शॉर्ट में MA लिख दिया, ठीक है, दैट इज़ एब्रिविएशन। तो इस प्रकार से हम लोग नोट मेकिंग में एब्रिविएशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, समरी डज नॉट एक्सीड, समरी बोल रहा है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल, यानी समरी के बारे में पूछ रहा है कि जब भी हम लोग किसी भी पैसेज का या जो भी पैराग्राफ या जो भी चीज़ दिया हुआ है उसका हम लोग समराइज करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, 1/3, 1/4, 1/5। तो राइट आंसर क्या होगा, समरी जो है वो 1/3 होता है, ठीक है, यानी आधे से थोड़ा कम, ओके। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द समरी कंटेन्स, ठीक है, समरी कंटेन्स करता है मेन आइडिया, ठीक है, मुख्य आइडिया, ग्लॉसरी, डेट या फॉर्मेट। तो राइट आंसर हो गया, कोई भी समरी होता है उसमें जो है आपका मेन आइडिया छिपा रहता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका ग्लॉसरी नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स, अब हमें क्या करना है यहाँ डिटरमाइनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स यानी दिस दैट दिस दोज ए एन द वगैरह से हमें फिल करना है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या मिलता है, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज दैट दोज दिस दीज, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी, दीज डेज। मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, बहुत सारे शिक्षक जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में इन दिनों, दीज डेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन, द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर का पैसिव बोल रहा है, ठीक है, एक्टिव पैसिव आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। तो रानी राइट्स ए लेटर प्रेजेंट फॉर्म में है, तो ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ए लेटर वॉज रिटन बाय रानी, ए लेटर आर रिटन, आर तो होगा ही नहीं, ए लेटर वेयर भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, हम लोग का पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ठीक है, इसका हमें एक्टिव बनाना है, ठीक है, यह पैसिव में दिया हुआ है, राइट द सॉरी एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव बनाना है, द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर इज ऑप्शन नंबर ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्टिव वॉइस, यहाँ देखिए एक्टिव पूछ रहा है, ठीक है, जनरली क्या होता है पैसिव पूछता है, लेकिन यहाँ एक्टिव पूछ रहा है, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी इज, ठीक है, इसका क्या होगा पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म क्या होगा, ये पैसिव फॉर्म में है, आई एम रीडिंग ए बुक, आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई हैड बीन रीडिंग ए बुक, आई वेर रीडिंग ए बुक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है, क्योंकि इज बीइंग है, ए बुक इज बीइंग रीड बाई मी, आई एम रीडिंग ए बुक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है, टेंस का करेक्ट फॉर्म लगाना है। मिस्टर जुमना प्रसाद डैश ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, कैरीज, कैरिंग, कैरिड, कैरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, कैरीज, ठीक है, क्योंकि ये जनरल हैबिट बन गई है एक तरह से बोलिए तो, जब भी व्हेन ही स्टेप्स आउट, जब भी वो बाहर जाते हैं तो अपने स्टिक के साथ जाते हैं, ठीक है, अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ, ठीक है, तो कैरीज ए वॉकिंग स्टिक विथ ही व्हेन ही स्टेप्स आउट। क्वेश्चन नंबर 15, रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, इज आर एम वाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर इज, ठीक है, रवि इज नॉट एट होम, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, कैन यू हेल्प मी, आई डैश हैव मनी, ठीक है, कैन यू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो भाई मनी रहेगा तो पैसा कहाँ से, मैंने कोई मदद कैसे करेगा, दैट मीन्स क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, ये हमें बोलना है। डू नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट, यहाँ देखिएगा आर्टिकल का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो यह देखिएगा पोटैटो भी मेरा वोवेल से शुरू नहीं हुआ है और ना ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ना ही वेजिटेबल मेरा जो है वो वोवेल से शुरू हुआ है, AEIOU नहीं है, और ना ही मेरा ये जो है आपका जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी वोवेल साउंड नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों आर्टिकल जो हो जाएगा वो मेरा क्या होगा, ए और ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, दोनों ए होंगे, ठीक है। ए पोटैटो इज ए वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट, ठीक है, ए पोटैटो इज ए वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द ब्लैक काउ वेर बींग चेज बाई द वाइट हॉर्स, ठीक है, तो द ब्लैक काउ एक ही काउ है तो वेर तो नहीं होगा, ज़्यादा के लिए हम लोग वेर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वाज बींग चेजिंग, वाज बींग चेज, या वाज बींग चेस्ड, या वाज बी चेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी
was being chased. ठीक है, the black cow was being chased by the white horse. Question number 19, I was given a prize by the head. Been giving, given, give, given, no correction. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये मेरा करेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. आई वॉज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, राइट है ये सेंटेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज नो करेक्शन. हमें इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क. व्हेन फिनिश, व्हेन फिनिशेस, व्हेन व्हाट फिनिशेस, व्हाट फिनिशेस. ठीक है, तो इसमें पहले तो दो ऑप्शन हटा दो, व्हाट फिनिशेस नहीं होगा. ठीक है, अब बच गया मेरा व्हेन फिनिश और व्हेन फिनिशेस, तो इसमें मेरा राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सीता विल कम व्हेन शी फिनिश वर्क. ओके, फिर क्या बोल रहा है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, ये जिगजैग वे में दिया रहता है, आप लोगों को देखिएगा इधर उधर दिया हुआ है. ठीक है, ये सेंटेंस, इससे हमें क्या करना है, ये जो पी क्यू आर एस करके दिया हुआ है, इस इन सबको जोड़ के जो है हमारा एक सेंटेंस बनेगा. ठीक है, तो उसे हमने करेक्ट करना है. ये क्या क्या है, इधर उधर दिया हुआ है. ठीक है, सपोज जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लो ABCD करके, लेमन इज ए फॉर एनी वन, लेमन इज ए फॉर एनी वन यूजफुल टॉनिक विथ कार्डियक प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा. हमें क्या करना है, इसको सजाना है. ठीक है, सजा के लिखना है. तो कैसे इसको हम सजाएंगे, राइट क्या होगा, लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक फॉर एनी वन विथ कार्डियक प्रॉब्लम. यानी हम लोगों का राइट आंसर हो गया, लेमन वाला पी हो गया, इज ए यूजफुल टॉनिक आर हो गया, फॉर एनी वन क्यू हो गया, उसके बाद विथ कार्डियक प्रॉब्लम PRQS. दिस इज आवर करेक्ट सीक्वेंस. ये देखते हैं हम लोग है कि नहीं, PRQS, हमें क्या देखना है, PRQS. ओके, PQRS SRPQ PRQS, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, PRQS, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, PRQS, लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक फॉर एनी वन विथ कार्डियक प्रॉब्लम्स. ठीक है, PRQS, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 22, सेम उसी प्रकार का पैटर्न है ये भी, तो देखते हैं इसमें क्या करेक्ट होगा. इसमें आपका इट इज, देन आर गुड फॉर, देन एस चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, कहने का मतलब आपको बोल रहा है कि यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो यदि बढ़ रहा है तो आपको ये अच्छा होगा कि आप उसको चेक करते रहो ऐसा करके. तो राइट आंसर इसमें मेरा क्या हो जाएगा, इट इज़ यानी पी, गुड फॉर आर, चेकिंग द एस, देन क्यू, PRSQ, इट इज़ गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट सीक्वेंस. तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर राइट, PRSQ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा. ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से रीअरेंज करने में आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर. द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाई, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग ऑथर्स के जो नाम है, पोइट्रीज के जो और चैप्टर्स हैं, उससे जरूर क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसे ज़रूर याद कीजिएगा. ठीक है, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया, खुशवंत सिंह, नानी पालकीवाला, गॉर्डन कुक, AR विलियम्स. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 24, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हैव हंग अबव द मैंटल पीस इन द. ठीक है, खुशवंत सिंह की ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट थी, यानी पिक्चर जो थी, फोटो फ्रेमिंग किया हुआ, वो हंग यानी टंगा हुआ था कहाँ, मेंटल पीस, जो आग उग जलता, आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा कि आग जलते रहता है, मेंटल पीस उसको बोला जाता है, उसके ऊपर में था. तो वो कहाँ पर था, ठीक है, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में या स्टडी रूम में. जाहिर सी बात है ये जो है आपको बाथरूम और स्टडी रूम तो होगा नहीं, बच गया मेरा क्या, ड्राइंग रूम और आप लोगों का बेडरूम. तो राइट आंसर इसका है ड्राइंग रूम में. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर जो थे वो ओल्ड मैन थे, हु यूज्ड टू वियर, जो अक्सर पहना करते थे, हमेशा क्या पहना करते थे. ठीक है, तो वो क्या पहना करते थे, जीन्स, बिग टर्बन, ट्राउजर्स, नन ऑफ द एबव. तो इसमें देखिएगा जीन्स तो होगा नहीं भाई, जीन्स दादाजी कहाँ से पहनेंगे, ट्राउजर्स भी नहीं, ये राइट आंसर नहीं है. तो एक ही बच गया हम लोगों का, वो क्या है, बिग टर्बन, बड़ी सी पगड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ, यानी खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ जब याद कीजिए स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाने के दौरान वे लोग क्या करते थे, गली में रास्ते में जो भी स्ट्रीट डॉग्स वगैरह मिलते थे तो उन लोगों को वो भोजन कराते जाते थे. और भोजन में वो क्या कराते थे, आप लोगों का खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ कुत्ते लोगों को स्टील चपाती कराते थे. ठीक है, यानी बासी रोटी, जो बासी रोटी बचा हुआ रहता था वो साथ में जितना खाना खाया वगैरह जितना खाने का था खा लेता था, और जो बच जाता था उसको
रास्ते में लेकर चलते थे और रास्ते में जो कुत्ते लोग मिलते थे उन लोगों को दे देते थे, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, दैट इज चपाती यानी बासी रोटी, रोटी खिलाते थे, ठीक है। तो बासी तो नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, लेकिन तो उसी से हम लोग फिर भी चपाती माने रोटी, रोटी खिलाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, ग्रैंड मदर के अनुसार ऐसा मानना था दादी माँ का ऐसा कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, रिलीजन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, आइडिया बेस्ड, फैक्ट बेस्ड। तो आपने यदि चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ग्रैंड मदर जो हमारी थी वो थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ठीक है। हमेशा देखिएगा रोजरी बीड्स ले मैंने जो है माला लिए रहते थे अपने हाथों में, और राम 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 करके या कुछ भी मैंने अपना भगवान का, गॉड का, कुछ भी कोई भी भगवान का वो नाम अपना लेती रहती थी, गुनगुनाते रहती थी, कुछ कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहती थी ऐसा करके। तो इसीलिए वो रिलीजियन प्रवृत्ति की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसे कंप्यूटर की पढ़ाई पसंद नहीं थी। आइडिया बेस्ड, फैक्ट बेस्ड ये सब से उसको मतलब नहीं था। उसका अनुसार कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, जिस पढ़ाई में रिलीजन यानी धर्म की बातें, ठीक है, यानी धर्म ग्रंथ वगैरह हो गए, जैसे सपोज हिंदू है तो गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इस प्रकार के स्क्रिप्चर्स वगैरह की पढ़ाई को वो पसंद किया करती थी। इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिलीजन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो आप लोगों का सप्लीमेंट्री बुक है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, उसके लेखक कौन है, एजे क्रोनिन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या विलियम सैरियन। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, विलियम सैरियन, ठीक है। ये हमारा इन्होंने लिखा था चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वेर द हॉलमार्क ऑफ गारोगलानियन ट्राइब। गारोगलानियन जो जनजाति थी उसकी हॉलमार्क क्या थी, यानी उसकी पहचान क्या थी, वो किस लिए जाने जाते थे, किस लिए फेमस थे। ऑप्शन, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो गारोगलानियन जो फैमिली थी, जो ट्राइब थी, वो दोनों चीज़ के लिए जाने जाते थे, आप लोगों का ट्रस्ट के लिए भी, विश्वास के लिए भी, और ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए भी, ठीक है। क्योंकि गारोगलानियन फैमिली में कोई भी चोर नहीं होता था, कोई भी बेईमान नहीं होता था, सभी कोई सच्चे, ईमानदार और काम करने वाले, मेहनती, इस प्रकार के लोग होते थे। तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, सो द राइट आंसर दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, यानी बोथ ए एंड बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स, ठीक है। ये गारोगलानियन फैमिली से ही रिलेटेड याद कीजिए, जो हमारे दो आर्मेनियन ट्राइब के जो बच्चे थे आप लोगों का, एराम और आपका मुराद, ठीक है। एराम और मुराद ये दोनों थे जिन्होंने घोड़ा चुराया था, नहीं चुराया था, ऐसी बात हो रही थी। और उन लोगों के अनुसार ऐसा था कि घोड़ा जो है वो मैंने राइडिंग के लिए चोरी करना चोरी नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो कुछ और कहलाएगा, ऐसा करके उनका मानना था। तो खैर वो तो अलग बात है। अब यहाँ पूछ रहा है कि वो जो वाइट हॉर्स था, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो किसका था, उसका असली मालिक कौन था, ट्रू ऑनर पूछ रहा है। जॉन बैरो, फिटविजन, डिक्रन, हलाबियन, जोराब, ठीक है। ये सारे नाम आपको पूरी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक नाम छोड़ के। राइट आंसर जो है हमारा वो है जॉन बैरो, ओके। क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। जॉन बैरो जो है उस घोड़े का, वाइट हॉर्स का सच्चा मालिक था, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, एट व्हाट टाइम डिड एराम एंड मुराद राइड द हॉर्स। एराम और मुराद जो थे वो घोड़े को, याद कीजिए, चोरी करके लाए थे, भले वो उसे चोरी नहीं कहे, लेकिन जो भी है चोरी चोरी होती है। और उसे किस समय वो सवारी किया करते थे, किस समय राइडिंग किया करते थे, लेट नाइट, ठीक है, आधी रात में बोलिए, देर रात में, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सवेरे, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है। ये सब दिन के उजाले में तो करना पॉसिबल नहीं है, एक तो घोड़ा चोरी करके आए हो और दिन दहाड़े घूमोगे, ये सही नहीं है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग, एकदम भोरे भोरे ये लोग सुबह सुबह चले जाते थे राइडिंग के लिए, ओके। 32, व्हाट वाज मुराद्स डिज़ायर। मुराद की डिज़ायर यानी प्रबल इच्छा क्या थी, टू ओन ए हॉर्स, और घोड़ा चाहिए, टू बिकम रिच या धनी बनना, टू राइड ए हॉर्स, घोड़े की सवारी करना, टू विजिट ए वाइन यार्ड, ठीक है, अंगूर के बगीचा में विजिट करना है ऐसा। तो राइट आंसर क्या था, उसकी प्रबल इच्छा क्या थी, मुराद के डिज़ायर क्या था, टू राइड ए हॉर्स, हॉर्स राइडिंग, ठीक है, घोड़े की सवारी करना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ठीक है। इफ़ वी यहाँ देखिएगा दो बार आ गया है, एक बार का इफ़ वी को हटा दीजिएगा आप लोग। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज, कौन है इसके लेखक, द ऑथर पूछ रहा है, ठीक है। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, खुशवंत सिंह, ए आर विलियम्स और टेरेंस रेटिगन। तो राइट आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये है सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34,
द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर। लेखक और उसकी वाइफ 16 साल बिता इम्प्रूव किए। सी फेयरिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चैप्टर में कहीं भी राइटिंग लिसनिंग का जिक्र नहीं किया गया है, सी फेयरिंग स्किल्स का जिक्र किया गया है। कहने का मतलब कि वे लेखक और उसकी वाइफ जो है वो यात्रा करना चाह रहे थे पूरे विश्व भर की समुद्र के माध्यम से, जैसा पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। और इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया था, अपनी एक नाव बनाई थी और इसी नाव में वो ट्रैवल करते थे। ठीक है, ये सपोज पानी है, नाव है, ऐसा करके। तो वे लोग क्या किए थे, 16 साल जो है मैंने समुद्र में प्रैक्टिस करते थे, वो नाव को ले जाते थे और कठिन से कठिन परिस्थिति, यहाँ तक कि मैंने बहुत बीच समुद्र में चले जाते थे, काफ़ी देर तक वे सी फेयरिंग किया करते थे और जहाज़ वगैरह का भी टेस्टिंग वगैरह किया करते थे कि जहाज़ पानी के जो धक्का देगा, पानी के जो थपेड़े झेलना पड़ेगा, जो तूफान वगैरह आएगा तो ये जहाज़ झेल पाएगा कि नहीं। तो यही सब वे लोग किए थे, प्रैक्टिस आप उसे बोल सकते हैं सीधे शब्दों में। तो ये सी फेयरिंग स्किल्स, ठीक है, यानी समुद्र में यात्रा करने के तौर तरीकों को उन्होंने सीखा 16 साल। 200 ईयर्स एगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय। 200 साल पहले जो है वर्ल्ड वॉयज यानी पूरे विश्व की यात्रा, समुद्री यात्रा की गई, वो किसके द्वारा, अभी हमने बताया कैप्टन जेम्स कुक ए। ठीक है, कोलंबस, वास्को डी गामा, ठीक है, ये सब तो थे ही, लेकिन चैप्टर के अनुसार जो थे वो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो है 200 साल पहले सफ़र किया गया था, यात्रा की गई थी। और सेम उसी प्रकार से जो है हमारे आपके ये लेखक भी और वाइफ भी, उसकी वाइफ, दोनों इंस्पायर थे कैप्टन जेम्स कुक से और इसी के भांति ये लोग भी समुद्री मतलब यात्रा करना चाह रहे थे उसी भांति पूरे विश्व की। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। हमने एक जहाज बनाया, अभी देखिएगा, तो लेखक का जो बोट बनाया उसने, उस बोट का उन्होंने क्या नाम रखा था। ठीक है, तो उस बोट का उन्होंने नाम रखा था आपका वेव वाकर। ठीक है, वेव वाकर यानी वाकर माने चलने वाला, वेव माने लहरें, ठीक है, लहरों पर चलने वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेव वाकर। ठीक है, दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, देखिए, सॉरी 36 हो गया, 37। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर। अब उन्होंने जो वो वेव वॉकर जहाज बनाया, ठीक है, इसका लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी थी ये जो जहाज की। ठीक है, तो ये जो जहाज उन्होंने बनाया था ये 23 मीटर लंबा था। ठीक है, 23 मीटर लंबा था। काफ़ी सारे फीचर्स थे उस जहाज के, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनका जहाज वेव वॉकर 23 मीटर लंबा था। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। देखिए, फिर लेखक का नाम पूछा कि पोएट्री जो है हमारी द वॉइस ऑफ द रेन, इसके लेखक कौन है। शिरले टॉल्सन, ठीक है, या वाल्ट वाइटमैन, मार्कस नेटन, टेड ह्यूजेस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है, वाल्ट वाइटमैन इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ जो पोएट्री हम लोग पढ़े, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। द पोएम इज अबाउट अर्थ, की पोएट्री जो है वो अर्थ के विषय में, या रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, या रेन इज ऑल्सो नोन एज पोएम ऑफ अर्थ, रेन को पोएम ऑफ अर्थ के रूप में भी जाना जाता है, या रेन इज द वॉइस ऑफ अर्थ, या फिर रेन जो है वर्षा की, वो पृथ्वी की आवाज़ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, रेन गिव्स द सेम प्लेजर। ठीक है, वर्षा जो होती है उसी प्रकार की सुखद या शांति का अनुभव कराती है, किसको, पृथ्वी को, सेम उसी प्रकार से जैसे मनुष्यों को कविता कराती है। ठीक है, तो ये हो गया पोएम ऑफ अर्थ, इस फ्रेज का मीनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, ये दिस इज द लास्ट। ठीक है, हम लोग देखिए पहुंच गए लास्ट पे। वट वॉज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम, ये जो पोइट्री है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें क्या स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है अनोखा, क्या मैंने अजीब लगा आप लोगों को। द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन, कि वर्षा जो है वो लेखक के क्वेश्चंस का जवाब दे रही है। द पोएट वाज टॉकिंग टू द रेन, या लेखक जो है वर्षा से बातें कर रहा है, या इट वाज रेनिंग इन विंटर, या विंटर में बारिश हो रही है, या द रेन वाज सॉफ्टर देन यूजुअल, या फिर हमेशा की भांति रेन जो है वो ज़्यादा सॉफ्टर थी। तो हमें क्या पूछना है, क्या खोजना है, स्ट्रेंज, क्या अनोखा हुआ। तो क्या अनोखा हुआ, द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन, कि जनरली हम लोग क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक चीज़ों से, हवा से, पेड़ से हम लोग भी बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरफा इस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जैसे सपोज मनुष्य हो गए, तो हम यदि बात कर रहे हैं तो ये बात तो सही है। ठीक है, हम लोग सपोज जैसे रेन से ही बातें कर रहे हैं बोलता है। ठीक है, तो रेन, ये मान लीजिए बारिश हो रही है तो हम इससे बातें कर रहे हैं, ये तो सही है।
यहाँ तक सही है, लेकिन अजीब क्या हुआ कि ये जो वर्षा की बूंदें थी, ये जो रेन थी, ये लेखक से भी बातें कर रही है, तो ये ही मेरा स्ट्रेंज है, यही अजीब बात है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द रेन रिप्लाइड द पोएट्स क्वेश्चन, लेखक कविता में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, पोइट्री तो अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो पूछ रहा था और उसी का वो जवाब दे रही थी। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी यदि आप लोगों को डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, या फिर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसे और अच्छी तरीके से क्लियरिफाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ भी डाउट बचा होगा। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट। Please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.